बच्चों, आज के रिवीजन क्लास में हम क्रिसमस पार्ट का रिवीजन करेंगे और उसके बाद हिंदी व्याकरण से गिनती अभी तक हम जो पढ़ चुके हैं, जहाँ तक पढ़ चुके हैं अंकों और शब्दों में, उसको दोहराएंगे। तो आइए पहले क्रिसमस से शुरू करते हैं। ये क्रिसमस पार्ट हमने अपनी किताब में पढ़ा था और इस पार्ट में पढ़ के हम लोग ने ये जाना था कि हम क्रिसमस क्यों मनाते हैं, क्या हुआ था उस दिन ऐसा जिसलिए क्रिसमस मनाया जाता है। तो इस पार्ट के ज़रिए हमने ये जाना था कि क्रिसमस त्यौहार जो है वो हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। क्रिसमस को हम लोग बड़ा दिन भी कहते हैं, यानी कि उसका एक और नाम है जिसको बड़ा दिन भी कहा जाता है। इस नाम से भी जाना जाता है क्रिसमस को। और इस दिन बेथलेहम शहर में या बेथलेहम शहर की एक गौशाला में प्रभु यीशु का जन्म हुआ था और इसीलिए इस त्यौहार को, इस दिन को एक त्यौहार के रूप में बहुत धूमधाम से पूरे दुनिया भर में मनाया जाता है। प्रभु यीशु का जन्म गौशाला में हुआ था। उनकी माँ का नाम मरियम और पिता का नाम जोसेफ था। इसके अलावा इस पाठ में हम लोग ने ये भी पढ़ा था कि कैसे क्रिसमस आने के कई महीनों पहले से ही लोग उसकी तैयारी में लग जाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े खरीदते हैं, क्रिसमस वाले दिन नए कपड़े खरीदते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और फिर गिरजाघर जाके प्रार्थना करते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें खाते हैं, एक दूसरे को उपहार देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग ने पढ़ी थी, क्रिसमस वाले दिन लोग करते हैं। इसके अलावा एक और भी बहुत रोचक बात है जो क्रिसमस से जुड़ी हुई है, जिस वजह से भी लोग और बच्चे क्रिसमस का इंतज़ार करते हैं, और वो है सेंटा क्लॉस। सेंटा क्लॉस से हम लोग को पता है कि सेंटा क्लॉस बच्चों के लिए बहुत सारे उपहार लेकर के आता है, इसलिए भी बच्चे खूब सेंटा क्लॉस का इंतज़ार करते हैं। तो बच्चों, यही सब कुछ सीखा था, पढ़ा था हम लोग ने क्रिसमस में पार्ट में। और साथ ही साथ हमने ये भी जाना था कि इस त्यौहार के ज़रिए प्रभु यीशु का संदेश हम लोग को याद दिलाया जाता है, जो उन्होंने हमसे कहा था कि हमें जो दीन दुखी हैं, जो गरीब हैं, जिनके पास ज़रूरत से कुछ कम सामान है, कुछ कम चीज़ें हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। और उसके अलावा जो लोग बीमार हैं, चाहे वो हमारे घर में कभी कोई बीमार हो या हमारे घर के आसपास कोई बीमार हो, हमें पता चले तो उसकी जिस रूप में हम सेवा कर सकते हैं, हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। तो यही था क्रिसमस का पार्ट। अब आइए इसके अभ्यास को देखते हैं। कुछ अभ्यास हम पहले कर चुके हैं, जैसे शब्द अर्थ कर चुके हैं, प्रश्न उत्तर, रिक्त स्थान, ये सब हम कर चुके हैं। अब हम इसी पाठ पर आधारित कुछ और नए प्रश्न उत्तर और नए अभ्यासों को देखते हैं और उन्हें हल करने की कोशिश करते हैं। तो आओ बच्चों, शुरू करते हैं। शुरू करेंगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से। आपको पता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का मतलब क्या होता है। तो अब सीधे आ जाते हैं अपने प्रश्न पर। प्रश्न 1, क्रिसमस वाले दिन लोग क्या क्या करते हैं। फिर से, क्रिसमस वाले दिन लोग क्या क्या करते हैं। तो बच्चों, पाठ में पढ़ा हम लोग में कि क्रिसमस वाले दिन लोग सुबह से लेके रात तक क्या क्या करते हैं। सुबह गिरजाघर जाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, प्रार्थना करते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें खाते हैं, एक दूसरे को उपहार देते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग ने पढ़ी। तो वहीं से आपको अपने प्रश्न का उत्तर बनाना है और लिखना है। बच्चों, प्रश्न का उत्तर बनाते समय हम लोग, जैसे हम लोग ने बुक में पढ़ा या जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हम लोग क्रिसमस वाले दिन क्या क्या करते हैं, तो इसको आप एकदम इसी तरीके से नहीं लिख देंगे कि हम लोग गिरजाघर जाते हैं, हम लोग पूजा करते हैं या प्रार्थना करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं। इसको ऐसे ही नहीं लिखा जाता है। इसको एक सुंदर रूप में करके, सुंदर सा वाक्य बना करके उत्तर बनाया जाता है। ठीक है, तो अच्छा सही उत्तर बनाने की कोशिश करिए। इसीलिए आपको अलग अलग प्रश्न दिए जा रहे हैं कि आप ये सीखें कि उत्तर कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर बनाइएगा और फिर से पहले
हर बार की तरह मैं आपको फिर कह रही हूँ कि सबसे पहले अपने पाठ को एक बार और 2 बार अपने आप ज़रूर पढ़िएगा। इससे आप और अच्छी तरीके से उत्तर बनाना सीख पाएंगे। ठीक है, प्रश्न 1 हो गया। अब आ जाते हैं प्रश्न 2 पर। अपने किसी प्रिय त्योहार पर आधारित एक चित्र बनाइए एवं उसके विषय में 5 पंक्तियाँ लिखिए। ठीक है, फिर से पढ़ रही हूँ। अपने किसी प्रिय त्योहार पर आधारित एक चित्र बनाइए एवं उसके विषय में 5 पंक्तियाँ लिखिए। बच्चों, प्रश्न 2 में आपको क्या करना है कि आपका कोई भी प्रिय त्योहार, कोई भी फेस्टिवल जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता हो, उस पर आधारित एक चित्र बनाइए। चित्र में आप क्या बनाएंगे कि उस त्योहार में क्या होता है, क्या करते हैं, उसके हिसाब से आप एक छोटा सा चित्र बनाइए, लेकिन साफ और सुंदर बनाइएगा। ठीक है, चित्र बन गया। उसके बाद एवं उसके विषय में 5 पंक्तियाँ, यानी कि जो त्यौहार आपका सबसे प्रिय है उसके बारे में चित्र बनाया और उसके बाद फिर हम 5 पंक्तियाँ लिखेंगे। तो इसका उत्तर आप कैसे लिख सकते हैं? उत्तर लिखेंगे मेरा प्रिय त्यौहार। ठीक है, सामने अपने त्यौहार का नाम लिखेंगे, उसके बाद नीचे चित्र बनाएंगे, त्यौहार पर आधारित चित्र बनाएंगे। फिर नीचे 1 2 3 4 5 पंक्तियाँ पूछी गई हैं, तो नंबर डाल करके 5 पंक्तियाँ या 5 वाक्य आप लिखिएगा। ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्न 2। अब प्रश्न 3 देख लेते हैं। प्रश्न 3, क्या आप सेंटा क्लॉज का इंतज़ार करते हैं? क्यों? देखो बच्चों, यहाँ पे आपसे इस प्रश्न में 2 चीज़ें पूछी गई है। सबसे पहले क्या पूछा गया है, क्या आप सेंटा क्लॉज का इंतज़ार करते हैं? फिर पूछा गया है क्यों? तो सबसे पहले आप इसका उत्तर लिखेंगे कि क्या आप सेंटा क्लॉज का इंतज़ार करते हैं, इसका उत्तर जो भी है वो लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे क्यों, ऐसा क्यों, जो भी आपने उत्तर दिया है उसका लिखेंगे कि क्यों ऐसा है, अगर आप इंतज़ार करते हैं तो क्यों करते हैं। ठीक है, ये हो गया प्रश्न 3। तीनों प्रश्नों का उत्तर देते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कैसा होता है? दीर्घ उत्तरीय मतलब प्रश्न थोड़ा हमारा दीर्घ रूप में होता है, बड़े रूप में होता है। ठीक है बच्चों, अब आ जाते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न पर। ख नंबर, लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु मतलब छोटा, दीर्घ मतलब प्रश्नों का उत्तर बड़ा होता है और लघु मतलब प्रश्नों का उत्तर दीर्घ से थोड़ा छोटा होता है। ठीक है, प्रश्न 1, क्रिसमस का त्योहार किस दिन मनाया जाता है? इस दिन को और किस नाम से जाना जाता है? फिर से पढ़ रही हूँ। क्रिसमस का त्योहार किस दिन मनाया जाता है? इस दिन को और किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पे भी 2 प्रश्न किया गया है, तो पहले हम उस प्रश्न का उत्तर देंगे जो हमसे पहले पूछा गया है कि क्रिसमस का त्यौहार किस दिन मनाया जाता है। बच्चों, ये क्रिसमस एक ऐसा त्यौहार है जो हर साल एक ही दिन पर आता है, इसकी तारीख नहीं बदलती। और जितने भी त्यौहार हैं और जो ज़्यादातर त्यौहार हैं उनकी तारीख बदलती रहती है। इस साल वो किसी तारीख पे आएगा, मान लीजिए इस साल वो 1 तारीख को आया, अगले साल वो 10 तारीख पे भी हो सकता है। ठीक है, तारीख बदलती रहती है, लेकिन क्रिसमस का त्यौहार की तारीख नहीं बदलती। उसके बाद पूछा गया है इस दिन को और किस नाम से जाना जाता है, तो हम लोग ने अपने पाठ में ही पढ़ा कि क्रिसमस को एक और नाम से जाना जाता है, वही नाम आपको यहाँ पे उत्तर के रूप में लिखना है। ठीक है, हो गया। अब प्रश्न 2, क्रिसमस वाले दिन लोग प्रार्थना करने कहाँ जाते हैं? ठीक है, क्रिसमस वाले दिन लोग प्रार्थना करने कहाँ जाते हैं? आसान है, इसका उत्तर लिखिएगा। प्रश्न 3, क्रिसमस पर लोग क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं मतलब खाने में क्या बनाते हैं? तो
ऐसे तो हर त्यौहार पे अच्छी अच्छी चीज़ें बनती है, खाने के खूब अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं, तो क्रिसमस पे क्या बनता है? और क्रिसमस में एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो ज़रूर बनती है, वो क्या है उसका नाम भी लिखिएगा, और उसके साथ साथ और क्या क्या चीज़ें बनती हैं वो लिखेंगे। ठीक है, अब आते हैं ग नंबर पे। ग नंबर, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। फिर से पढ़ रही हूँ, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। बच्चों इसे ध्यान से सुनिए और इसे अपने आप हल करिएगा। मैं पढ़ के आपको सुना दे रही हूँ। 1 नंबर, गौशाला। गौशाला, गायों के रहने का स्थान, घोड़ों के रहने का स्थान। फिर से, गायों के रहने का स्थान, घोड़ों के रहने का स्थान। 2 नंबर, गिरजाघर। गिरजाघर, ईसाइयों का पूजा स्थल, सिखों का पूजा स्थल। ईसाइयों का पूजा स्थल, सिखों का पूजा स्थल। 3 नंबर, दीन दुखी। दीन दुखी, गरीब अमीर। गरीब अमीर। 4 नंबर, उपहार। उपहार, कीमती सामान, तोहफा। कीमती सामान, तोहफा। 5 नंबर, पूर्व। अंत, पहले। अंत, पहले। तो बच्चों इन सभी अभ्यासों को अच्छी प्रकार हल करिएगा, प्रश्नों का उत्तर सही तरीके से बनाइएगा, और यहीं पे अपने क्रिसमस पार्ट का हम रिवीजन ख़त्म करते हैं और आ जाते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर, जो है गिनती। बच्चों गिनती में अभी तक आप लोग जहाँ से गिनती शुरू करके जहाँ तक ख़त्म कर चुके हैं, यानी हम लोग अभी तक 1 से लेके 250 तक गिनती कर चुके हैं, थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग रूप में करके उसको हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है, तो 1 से 250 तक की गिनती पर आधारित ये आपका रिवीजन क्लास है, रिवीजन है, और इसी पे आधारित हमारे अलग अलग प्रश्नोत्तर और अभ्यास है। ठीक है, तो शुरू करते हैं प्रश्नोत्तर से। यहाँ पे प्रश्नों को 2 भागों में बांटा है, जैसा पहले भी हम कर चुके हैं। पहले भाग में 3 प्रश्न हैं। ठीक है, तो प्रश्न 1 देखते हैं। 120 से 150 के बीच आने वाली सभी संख्या को शब्दों में लिखिए। फिर से बोल रही हूँ बच्चों, और एक और बात आपको बताऊँ कि जब भी आप कोई भी प्रश्न करते हो, प्रश्न को एक बार पढ़ा, ठीक है, तुरंत उसका उत्तर मत लिखिए। एक बार पढ़ने के बाद उस प्रश्न को दोबारा पढ़िए, फिर उसका उत्तर करिए। हो सकता है एक बार में पढ़ने से ही आपको समझ में आ जाए, लेकिन ऐसी आदत डालिए कि प्रश्न एक बार पढ़ने के बाद उसको फिर से दोबारा पढ़िए। तो वो प्रश्न अगर आपसे कुछ छूट जाएगा या कुछ समझने में गलती होगी, तो जब दोबारा बार आप पढ़ेंगे तो आपको एकदम अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा कि उस प्रश्न के उत्तर में क्या करना है। ठीक है, इस बात को अपनी आदत बनाइए और धीरे धीरे इसको करने की कोशिश करिए। फिर से प्रश्न पढ़ रही हूँ। 120 से 150 के बीच आने वाली सभी संख्या को शब्दों में लिखिए। आसान है प्रश्न, समझ में भी आ रहा है कि हमें 120 से शुरू करना है और 150 तक जितनी भी संख्या आती है उसको हमें शब्दों में लिखना है। ठीक है, गिनती करते समय ध्यान रखना कि शब्द पूछा जा रहा है कि अंक पूछा जा रहा है, तो कोई गलती ना हो। कहीं पे शब्द है, कहीं पे अंक है, यहाँ पे हमें शब्दों में लिखना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 2 पर।
151 से 250 तक गिनती लिखिए। 151 से 250 तक गिनती लिखिए अंकों में। ठीक है, प्रश्न 1 में शब्दों में था, प्रश्न 2 में अंकों में है। ठीक है, ध्यान रखते हुए प्रश्नों का उत्तर बनाना है। प्रश्न 3 देखते हैं। बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 8, 18, 28। अच्छा, इस प्रश्न को मैं इस तरह से नहीं पढ़ूंगी, देखो आप कैसे समझ पाते हो। 8, 1 8, 2 8, 3 8, 4 8, 5 8, 6 8, 7 8, 9 8। ठीक है, इन सभी संख्या को शब्दों में लिखिए। इसीलिए मैंने इसे इस तरीके से पढ़ा, क्योंकि नाम आपको अपने आप लिखना है। अगर मैं नाम बोल दूंगी तब तो आपको पता ही चल जाएगा, लेकिन उत्तर आपको बनाना है, इसलिए मैंने इसको अलग अलग तरह से पढ़ा। कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या यहाँ पे आपको दी गई है। उन सभी संख्या का नाम आपको शब्दों में लिखना है। एक बार फिर से पढ़ती हूँ। 8, 1 8, 2 8, 3 8, 4 8, 5 8, 6 8, 7 8, 9 8। उत्तर लिखते समय कैसे करेंगे? एक तरफ आप लिखिएगा अंकों में, दूसरी तरफ हेडिंग डालिएगा शब्दों में। ठीक है, जैसे हम लोग शब्द अर्थ करते समय ऊपर हेडिंग डालते हैं, एक तरफ शब्द दूसरी तरफ अर्थ, शब्द के नीचे शब्द लिखते हैं और अर्थ के नीचे अर्थ लिखते हैं, उसी प्रकार इसको करेंगे। एक तरफ लिखेंगे अंकों में और उसके सामने लिखेंगे शब्दों में। अंकों के नीचे ये सारे अंक लिख दीजिएगा जो यहाँ पे दिए हैं, और उसके ठीक सामने शब्दों में जो सही नाम है, जैसे 8 है तो 8 के सामने 8 को शब्द में, फिर 1 8 इसको क्या बोलते हैं, 1 8 के सामने उसको शब्द में लिखिएगा। ठीक है, अच्छे प्रकार साफ और सुंदर तरीके से आपका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 पर। भाग 2 में जो प्रश्न उत्तर हैं उनको, भाग 1 में हम लोग क्या करते हैं, प्रश्नों के उत्तर हमारे थोड़े बड़े होते हैं। ठीक है, भाग 2 में हमारे प्रश्नों के उत्तर क्या हैं, थोड़े छोटे। जैसे हम लोग दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय करते हैं, बस उसी को यहाँ पे भाग 1 और भाग 2 के रूप में लिखा गया है। ठीक है, तो प्रश्न 1, नीचे दी गई संख्या को पहचान कर उन्हें हिंदी अंकों एवं शब्दों में लिखिए। ठीक है, फिर से पढ़ रही हूँ। नीचे दी गई संख्या को पहचान कर उन्हें हिंदी अंकों एवं शब्दों में लिखिए। यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हैं, उन्हें आपको हिंदी में हम लोग कैसे, हिंदी के अंकों में कैसे लिखते हैं और हिंदी के शब्दों में कैसे लिखते हैं, वैसे लिखना है। ठीक है, पहले मैं नंबर्स पढ़ के बताऊँ आपको। 51, 57, 62, 65, 70, 74, 76, 83, 88। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बच्चों कुल 9 संख्या है। अभी जैसे मैंने आपको शब्द अर्थ का उदाहरण दिया था, यहाँ पर भी आप इस प्रश्न का उत्तर उसी रूप में लिखेंगे। फिर से सुनिए, शब्द अर्थ करते समय हम एक तरफ शब्द लिखते हैं, एक तरफ अर्थ लिखते हैं। ठीक है, शब्दों के नीचे शब्द और अर्थों के नीचे अर्थ लिखते हैं। इस प्रश्न का उत्तर समय आपका तीन पंक्तियों में उत्तर होगा। एक तरफ आप ये इंग्लिश वाले नंबर लिखेंगे, दूसरी तरफ अंकों में लिखेंगे और तीसरी तरफ शब्दों में लिखेंगे। ठीक है, 51 लिखा,
51 के सामने उसे अंकों में, हिंदी अंकों में कैसे लिखते हैं वो लिखेंगे, और ठीक उसी लाइन में उसी के सामने उसको शब्दों में कैसे लिखेंगे। ठीक है बच्चों, एक लाइन में आपकी 3 चीज़ आएगी। जैसे 57 अगर हम कर रहे हैं तो 57 लिखा, 57 से थोड़ा दूर पे उसी लाइन पे हम लोग 57 को हिंदी में कैसे लिखते हैं वो लिखेंगे। फिर उसके ही सामने उसी लाइन में हम लोग 57 को शब्दों में कैसे लिखेंगे वो लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 2 पर। बच्चों प्रश्न 2 आपको 4 वाक्यों में दिया गया है, इसको ध्यान से सुनिए। हिंदी अंकों के स्थान पर शब्दों को लिखिए। यहाँ पे क्या है, आपको 1 2 3 4 वाक्य है। ठीक है, 4 वाक्य दिए हैं। हर एक वाक्य में आपको हिंदी के अंक दिए हैं। आपको क्या करना है, हिंदी अंकों के स्थान पर शब्दों को लिखिए। मतलब यहाँ से अंक को हटा देंगे और शब्द लिख देंगे। जैसे पहला पढ़ रही हूँ, एक माह में 30 दिन होते हैं। ठीक है, मतलब एक महीने में 30 दिन होते हैं। आपको क्या करना है, ये जो 30 हिंदी में लिखा है इसको यहाँ से हटाएंगे और अंक में जो लिखा है, हिंदी अंकों में जो लिखा है इसको हटा करके ये वाक्य आप फिर से लिखेंगे और उसको शब्दों में लिख देंगे। मतलब 30 को अंक में ना लिख करके शब्द में लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब दूसरा पढ़ रही हूँ, फरवरी के महीने में 2-8 यानी 28 दिन होते हैं। फरवरी के महीने में 28 दिन होते हैं। इसमें भी वही करना है। 3 नंबर, 27 के पहले 26 आता है। 27 के पहले 26 आता है। इसमें 2 जगह अंक आए हैं तो दोनों जगह हम लोग अंकों को बदल के शब्दों में करेंगे। 4 नंबर पे 199 के बाद 200 आता है। 199 के बाद 200 आता है। इसको भी इसी प्रकार हल करेंगे। अब बढ़ते हैं ग नंबर की ओर। ग नंबर ध्यान से सुनिएगा। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। 1 नंबर 177, 177, 107, 177, 210। फिर से 107, 177, 210। 2 नंबर 284, 284, 230, 241, 284। फिर से 230, 241, 284। 3 नंबर 15, 15, 15, 25, 35। 4 नंबर 92, 92, 95, 92, 67। 95, 92, 67। और अंतिम में 5 नंबर 71, 71, 71, 63, 171। फिर से 71, 63, 171।
बस इतना हुआ गिनती में हम लोग का अभ्यास। बच्चों, किसी भी पाठ को एकदम अच्छी प्रकार समझने के लिए उस पर आधारित हमें हर तरीके की, जितने तरीके से हम कर सकते हैं उतने तरीके से उस पर आधारित हमें प्रश्न उत्तर अभ्यास, अलग अलग अभ्यासों को करना चाहिए। जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना पक्की तरीके से, उतना अच्छी तरीके से वो पाठ आपको समझ में आएगा। और ख़ास तौर पे व्याकरण, चाहे आप हिंदी व्याकरण कर रहे हो या आप इंग्लिश व्याकरण कर रहे हो, इंग्लिश ग्रामर कर रहे हो, व्याकरण में हम लोग को कोई भी पाठ समझने के लिए उस पर आधारित जितना हो सके हमें अभ्यास करना चाहिए। अलग अलग तरीके से आप अभ्यासों को सोचिए, ढूंढिए, अलग अलग प्रश्न इकट्ठे करिए और उनको हल करिए, तो उससे आपका व्याकरण जो है वो बहुत अच्छी तरीके से होगा। और किसी भी भाषा को समझने के लिए उसका व्याकरण समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ हम लोग आज का रिवीजन क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। गुड डे।